वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस आई एस में आपका स्वागत है। टुडे 13th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो लेट स्टार्ट। सो आज का पहला न्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है बार बार, और उसको हम आज अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि कैसे इंडिया का जो रुख है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है पैलेस्टीन और इसराइल को लेके वो क्या है। तो ये अब तो खुल के आ गया है कि अब जो अरविंद जी हैं, अरविंद बागची, उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया का जो पैलेस्टीन को लेकर डिप्लोमेसी है वो पहले जो था आज भी वो इस बात से कायम है कि हम जो पैलेस्टीन को लेके जो हम सोचते थे, भले ही इजराइल और पैलेस्टीन के रिलेशन में इजराइल जो है वो अभी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन पैलेस्टीन को हम साइड आउट नहीं कर रहे हैं। और उसी को लेके जो है वो अरविंद जी ने अपना जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने एमईई की तरफ से रिलीज कर दिया है। तो हम ये समझेंगे कि इंडिया का जो अभी जो है पैलेस्टीन को लेकर जो रुख है वो क्या है, व्हाट इज द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया ऑन द वॉर ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन। सो हमें वो समझना पड़ेगा कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड न्यूज़ ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया है। तो ये तो एक नॉर्मल न्यूज़ है, तो रेगुलर आता रहता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि रिटेल में कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट कम हुआ। ज़्यादा था तो 2 महीने पहले ज़्यादा था, अभी जो है थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो हम इसको इन्फ्लेशन में कभी पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से बढ़ा दूंगा। तो इन्फ्लेशन जब मैंने डिस्कस किया था तो एक उसमें सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, और भी होता है, लेबर को लेके भी होता है, मिक्स होता है। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे। तीसरा न्यूज़ है कि इंडिया का जो रैंक है वो 111 हो गया है हंगर इंडेक्स में। तो 2023 का रिपोर्ट आया है, तो इसको हम कवर करेंगे आज कि हंगर इंडेक्स का जो पैरामीटर होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूज़ पैलेस्टीन के ऊपर। यस, सो इंडिया का जो डिप्लोमेसी है, इंडियन डिप्लोमेसी ऑन इसराइल एंड हमास वॉर। तो हम ये क्या करेंगे, बहुत दिनों से क्या हो गया था कि लगातार ये पेपर उसमें लिख रहा था कि हम इसराइल को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे वो उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि हम इसराइल के साथ हैं, और इसराइल के साथ हैं तो यस, वी आर इन सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज कि इसराइल अगर टेरर अटैक होगा कहीं भी तो वी आर द फर्स्ट कंट्री विच विल अपोज सच टाइप ऑफ जो इंसिडेंट होती है जहाँ पे टेररिज्म फैलाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो और हमसे अच्छा बेहतर कौन समझ सकता है कि हमारे ऊपर जिस तरीके से मुंबई अटैक हुआ था तो हम उसके साक्षी रहे हैं, उसमें केवल इंडिया ने, बहुत फॉरेनर्स लोगों की भी जान गई थी। सो हम विक्टिम रहे हैं इसके। सो टेरर जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया कहता है टेरर इज नॉट, टेरर और वायलेंस इज नॉट सॉल्यूशन, रेदर देन डिप्लोमेसी और डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। आपको एक टाइप का, दो लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करो। ये चीज, ये फिनोमिना जो है वो इसको इंडोर्स करता है इंडिया। सो क्या कहता है देखते हैं, अब इनके ऑफिशियल लैंग्वेज में देखते हैं कि इंडिया रीइटरेटेड इट्स कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट। तो हम ये कहते हैं कि एक संप्रभुता वाली जो कंट्री है वो पैलेस्टीनियन है और होनी चाहिए, with the Ministry of External Affairs saying that there was an obligation to uphold humanitarian principles. सो जब इसराइल अटैक कर रहा है पैलेस्टीन के ऊपर वहां पे गाजा में, तो उनको ये इंटरनेशनल लॉ का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल जो है वो अपहोल्ड करता है कि आप लगातार बम गिरा रहे हो, आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है, आपके बहुत सारे लोगों की जान गई है, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस साइड भी जो है वो पैलेस्टीनियन है जो हमास का साइड नहीं दे रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमास एक अलग चीज है और पैलेस्टीनियन लोग जो है वो अलग चीज है। पैलेस्टीनियन पर्सन आज द पर्सन और सिटीजन हु आज डिमांडिंग देयर लैंड्स, ठीक है, एंड सो यू आर, सो इजरायली भी तो वही कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, जो हमास ने किया वो गलत है, लेकिन इजराइल को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल पे जो इंटरनेशनल लॉज है, जो कन्वेंशंस हैं, उसका ध्यान रखा जाए और वहां के लोगों को सेफ पैसेज मिले एटलीस्ट, कि वो अगर वो रिटर्न होना चाहता है तो आ सके। जैसा कि हम अपने आपके प्रीवियस वीडियो में आपको लगातार ये कहते आ रहा हूं कि जो अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इजराइल इज वन ऑफ दी टॉप मोस्ट, इसराइल के पास जो आर्मी है वो टॉप मोस्ट, टॉप 5 कंट्री के आसपास पकड़ लो, उसके बराबर की आर्मी है टेक्नोलॉजी वाइज। और जो उनके उनके पास जो इंटेलिजेंस यूनिट है जैसे मोसाड हो गया, तो बहुत ही
इन रीच और एक टाइप का सशक्त टाइप का कंट्री है जो छोटा होने के बाद भी अपनी राइट्स को अच्छे से एक्सेस करता है। सो इजराइल अगर लगातार गाजा पट्टी पे इस तरीके का अटैक करेगा, गाजा पट्टी पे अगर इस तरीके का अटैक करेगा तो समझ लो कि वहां से लोग को निकालना, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल जो है वो खत्म हो जाएंगी। आप क्या चाहते हो कि 23 लाख लोग जो है वहां पे ऐसे ही मर जाएं आपके बॉम्ब से और डिफरेंट डिफरेंट चीजों से? सो नहीं, वहां पे भी आपको इस टाइप का थोड़ा सा कुछ पीरियड देना पड़ेगा कि अगर आपकी हमास से लड़ाई है, लड़ो, वी आर ऑलवेज विथ यू इन सच टाइप ऑफ इंसिडेंट। इवन अमेरिका हैज कम फॉरवर्ड एंड अदर जो वेस्ट कंट्रीज हैं वो इसमें आया है। वी विल डिस्कस लेटर कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, कि अमेरिका को उससे क्या मिलेगा और जो अदर कंट्री है, जो वेस्ट कंट्री है, उसको क्या मिलेगा। दैट विल बी द डिफरेंट चैप्टर, बट द मेन क्वेश्चन इज हियर दैट कि व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, what is the stand of Indian diplomats on such issue. So we have very much clear that कि हम sovereign पैलेस्टाइन की, पैलेस्टीनियन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, करते थे और हैं। सो पहला तो ये क्लियर हो गया इंडिया के एक टाइप का स्टेटमेंट से, एक्सटर्नल अफेयर के स्टेटमेंट से। सेकेंड कहता है कि इंडिया जो है ऑलवेज एडवोकेट्स द रिजम्पशंस ऑफ डायरेक्ट नेगोशिएशंस। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये लाइन आपको लिखना है कि डायरेक्ट नेगोशिएशन पे हम बात कर रहे हैं towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, तो लिविंग विद सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर। ये हम यस पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, लेकिन सिक्योर और रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर होना चाहिए साइड बाय साइड एट पीस विद इजराइल। ऐसा नहीं कि कल के दिन उनको बना दिया और वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो नहीं, वो साइड बाय साइड की इजराइल के लिए भी वो पीस एस्टेब्लिश करे, वो नेगोशिएशन में ऐसी बात हो। सो बगीची साहब ने ये कहा, emphasizing that India position on Palestine has been लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत पुराना है, एंड कंसिस्टेंट, लगातार एक टाइप का है, एंड दैट देयर हैज नो चेंज इन द पॉलिसी। तो यही इसी की बात हो रही थी, क्या वी आर टेंड टुवर्ड्स इजराइल? आंसर इज नो, बिकॉज इट हैज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द बगची स्टेटमेंट। इट हैज क्लियरली स्टेटेड, क्रिस्टली क्लियरली स्टेटेड दैट कि वी आर ऑलवेज stand with direct negotiation between Israel and Palestine, and so today we are also committed in such type of incident। हम आज भी उसी चीज को, कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं और दो टू स्टेट नेशन में नेगोशिएशन को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी वी आर ऑलवेज इंगेज इन कन्वर्सेशन। सो हम कन्वर्सेशन में बिलीव करते हैं, कॉन्टैक्ट्स में बिलीव करते हैं। ऑफकोर्स वी मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स एट वेरियस लेवल्स, और ये हमारा पोजिशन है। So this is all about what? This is all about Indian diplomacy on Israel और हमास वॉर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको इसराइल और हमास वॉर को लेकर नहीं पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा और वो मैंने बहुत लगातार मैं इसको कवर करता रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा, क्या नुकसान होगा, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डिप्लोमेट तुम्हारी ये है, रेदर देन कि इसराइल ने कितने बॉम्ब गिरा दिए और उसने कितने मार दिए, गाजा में से गाजा को क्या ध्वस्त कर देंगे, इस टाइप की न्यूज चल रही है चारों बगल, और तुमको वो पढ़ना है तो पढ़ो, यू आर फ्री टू डू। बट बिकॉज यू आर बिकमिंग IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर एंड सो हमें ये समझना है कि इंडियन स्टैंड ऑन इसराइल हमास वॉर क्या है, और हम आज ये क्लियर क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये पढ़ लिए कि हमारा स्टैंड ये है। अब हम कभी दूसरे क्लास में ये पढ़ेंगे कि इसराइल और हमास वॉर का जेनेसिस क्या है, कैसे जो थे पैलेस्टीनियन जो पहले इतने थे वो धीरे धीरे जाके सिकुड़ गए, उनकी एरिया खत्म हो गई, और फिर वो 6 डेज वॉर, फिर इजिप्ट के साथ वॉर, कैसे सीरिया से उन्होंने ये छीन लिया वो छीन लिया, वो देखेंगे। फिर इसराइल इतना इम्पावर कैसे, अपने आप को इम्पावर कैसे किया, एक छोटी सी कंट्री इतना टेक्नोलॉजी में कैसे आगे हो गया, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन में हो एंड या फिर वो डिफेंस में हो। तो वो तो एक अलग क्लास है, जब आप इसराइल और हमास के बारे में, इसराइल की जेनेसिस के बारे में पढ़ोगे, हमास के जेनेसिस के बारे में पढ़ोगे, तब बताऊंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो था इंडियन डिप्लोमेसी को लेके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है। सबको पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, और इसमें हुआ क्या है कि इंडिया का रैंक 111 मतलब 111 हो गया है 125 कंट्रियों में से। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का रिपोर्ट आया है, इसको याद कर लेना। इंडिया रैंकिंग का जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर जो किया है वो 28.7 किया है आउट ऑफ 100, और ये पिछले साल कुछ ज्यादा था, 29 के आसपास था, मतलब हमारा रैंक सुधरा है।
0% जीरो जो होता है, अगर ये जीरो से लेके 100 का स्केल देखोगे अगर, तो अगर जीरो पे है तो वहाँ पे हंगर मतलब नो हंगर है, मतलब वहाँ पे मतलब आप किसी टाइप की जो मतलब भूखमरी है वो है नहीं, मतलब कंट्री जो है वो बहुत सारे स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स और जो है वो उसमें काम किया होगा। और अगर 100 है तो मतलब भूखमरी एक चरम सीमा पे है, तो तुमको 0 से 100 में देखना है। यहाँ पे हमने 28.5 स्कोर किया है। दैट मीन्स कि हम बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हमें और भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अगर वर्ल्ड का सारा डेटा उठा कर देखोगे तो जो बड़ी-बड़ी कंट्री है वो 15-16 मेंटेन कर रही है स्कोर। सो हम अभी भी 13-14 ज़्यादा है, तो हमें जो मिडिल इनकम कंट्री है उससे बराबर पहुंचाने के लिए हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। और तुमको ये भी देखना, याद रखना कि जब हंगर इंडेक्स पढ़ो तो जो एसडीजी गोल पढ़ लेना। एसडीजी 1 जो है वो पॉवर्टी को लेके है, और 2 जो है वो हंगर को लेके है। ठीक है, ऐसे करके 3, 4, 5, 7 गोल एसडीजी पता है ना, यूनाइटेड नेशन देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया है। इससे पहले मिलीनियम वाला था और ये 2030 तक चलेगा। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको रटते जाओ। ठीक है, फिर इसको किस तरीके से किया है कि दिस कैटेगराइज इंडियन सीवियरिटी। अब हंगर की सीवियरिटी किस लेवल पे है, तो उसमें इंडिया जो है वो सीरियस कंडीशन में, हमको कम करना है, ये हंगर जो है अपने इंडिया से कम करना है। तो उसके लिए जितने भी अफर्मेटिव पॉलिसीज होंगे उसको हमें लगाना पड़ेगा। तो वो कभी भी हम पॉवर्टी और हंगर जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन अभी जो है इस रिपोर्ट में सीरियस में रखा है। अभी डब्ल्यूसीडी का अलग ही लफड़ा है। वो डब्ल्यूसीडी कह रहा है कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन किए हो ना जीएचआई को, जो ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स है, उसको लेकर जो आपने क्वेश्चन किया है वो अलग है एक टाइप का। इसमें जो मेजरमेंट ही है, मेजरमेंट ही झूठा है, फ्लॉड है, एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियन ट्रू पोजीशंस। ये एक टाइप का वेस्ट की एक आदत है कि इस तरीके का डेटा बनाना, और ये डब्ल्यूसीडी बहुत दिनों से ये है भी, और कुछ हद तक यहाँ पे मतलब ओपिनियन देखोगे कुछ राइटर्स के तो ये कहते भी हैं कि वेस्ट जब कोई चीज़ को मेजर करता है तो इंडिया को नीचे ही रखता है उसमें। ठीक है, तो वो है। हम, ऐसा नहीं है कि हम बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो भी समझने की, एक डब्ल्यूसीडी की को वो भी समझने की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री को ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप उसको अच्छे तरीके से, डेटा आया है तो आप डेटा का यूज करो और आप सुधार करो, rather देन गोइंग टू क्वेश्चन स्टाइल की मेजरमेंट का स्टाइल ही गलत है। सो सबको पता है कि कितनी गरीबी है इंडिया में और कितनी ज़्यादा भूखमरी है, आप अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और ये ऑफ कोर्स ये बोल देगा अफगानिस्तान से ज़्यादा भूखमरी है, तो ये भी नहीं सही बैठता है। ठीक है, तो उसको समझने की ज़रूरत है, जो बना रहे हैं उनको भी थोड़ा सा, यस फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव हमको तो लिखना पड़ेगा डेटा के बेस पे। हम इसीलिए ये पॉइंट भी रखा हूँ कि वर्ल्ड का क्या व्यू है इसको लेके और हमारा इंडियन व्यू क्या है इसको लेके। नेक्स्ट, according to GHI Global Hunger Index 2023 report, the stagnations in fight against global hunger is largely, जो हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि कैसे भूखमरी कम की जाए, उसको लेके थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का लेवल में, वर्ल्ड पे जब बात करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग क्राइसिस चल रहा है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आके हमको सारा ध्वस्त कर दिया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हमारे जितने भी प्लान थे, प्रोग्रेस थे, सबको डैमेज किया उसने। हमारी जितनी पॉलिसी थी वो उसको पैरालाइज कर गया वो। और फिर रशिया यूक्रेन का वॉर, ये अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। इकोनॉमिक स्टेग्नेशंस वर्ल्ड में, ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड जो है उस अच्छे पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट सबको पता है कम हो गया है। क्लाइमेट चेंज एक अलग लेवल का वहाँ पे प्ले करके चला जाता है, पॉवर्टी को बढ़ा देता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समझ लो कहीं पे हीट आया तो हीट वेव आ गया, उससे मर गए। कहीं पे मान लो कि वहाँ पे बाढ़ आ गई तो बाढ़ की वजह से मर गए। ठीक है, तो वो भी तुमको हंगरनेस तो उस कंट्री का वो बढ़ाता है, उसका हंगर इंडेक्स में उसका जो रिपोर्ट में जो आएगा वो ज़्यादा ही आएगा। और इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट फेसिंग बिटवीन मैनी कंट्रीज वर्ल्ड, और सेम अभी ये इसका एग्जाम्पल है इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। सो अब ये भी इसको क्या कि ये भी तुम्हारा तेल का दाम बढ़ाएगा, सब कुछ। अगर मिडिल ईस्ट अगर इसमें इंगेज हो गया तो तेल का दाम बढ़ना है, तेल का दाम बढ़ना है मतलब जो तुम्हारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो रिटेल बढ़ेगा, रिटेल बढ़ेगा तो कॉमन लोग जिनके पास परचेजिंग पावर पैरिटी है, जिनके पास पैसे हैं, लेकिन वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो लोग खाने पे सबसे पहले कटौती करेंगे। फिर गरीब लोग, खाना ही उनके लिए मेन है, फिर वो उस पर करेंगे तो पॉवर्टी और हंगरनेस जो है, आपको हंगर इंडेक्स है उसमें देखने को मिल जाएगा कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो दिस ऑल थिंग इज इंटरकनेक्टेड। आपको जब पढ़ो तो उसको इस तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। सो जीएचआई स्कोर इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला विच कंबाइन 4 इंडिकेटर। ये 4 इंडिकेटर आपको याद होनी चाहिए, एंड टुगेदर कैप्चर द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर। और ये क्या क्या है? नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग,
चाइल्ड का वेस्टिंग, मोटापा एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने लोग मरते हैं बच्चे। तो ये 4 पैरामीटर जो है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो है हंगर इंडेक्स की पैरामीटर है, 4 पैरामीटर। और ये यूपीएससी बहुत बार पूछने की कोशिश करता है, पूछा भी है, और यूपी पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर कोई स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको वेरी इजीली आपको ये दिख जाएगा कि कितना रैंक और कितना स्कोर, 28.7 याद रख लेना। नेक्स्ट, सो मोस्टली आज 2 जो टॉपिक थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने उसको डिस्कस किया है। मुझे ये हमास को लेके मेरे को लगातार न्यूज में आ रहा है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। सोशल जस्टिस के लिए मनोज झा जी लिखे हैं, वो नॉर्मली जो है इसी के ऊपर लिखा गया है कि कास्ट सेंसस जो हुआ है तो उसके ऊपर लिखा गया कि किस तरीके से रियलिटी वापस आ गई है। एक टाइप का रियलिटी जो है वो कि 15% जो है अपर क्लास लोग हैं, 85% लोग जो हैं वो मार्जिनाइज्ड पीपल्स हैं, लेकिन जो ये 15% राज कर रहे हैं, ये 85% के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको स्टेक जो होना चाहिए हर जगह पे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे लेजिस्लेटिव में हो, हर जगह पे कम है, तो इनको बढ़ाने की जरूरत है। और यही जो पेंडोरा बॉक्स एक टाइप का खोल दिया है कि अब इंडिया में हर स्टेट जो है वो इस टाइप की जो है डिमांड कर रही है, और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। ये सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से थिन लाइन अगर समझना है तो जस्टिस इज ऑल अबाउट फेयरनेस, कि आप कितना जस्ट हो, कितना फेयर हो किसी टॉपिक को लेके, किसी चीज को लेके, किसी एनालिसिस को लेके। और जब हम सोशल जस्टिस कहते हैं कि तो सोसाइटी को लेके आप कितना जस्टिस करते हैं, गरीब मार्जिनल पीपल के लिए क्या है, वो जितना स्टेक होल्डर है, जितने रिसोर्सेज पे उसका अधिकार है, उसको उतना मिल रहा है क्या। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है सोशल जस्टिस, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे किसी दिन, ठीक है। तो आप उसको समझिएगा कि ये कास्ट सेंसस से इसकी उत्पत्ति हुई है, यहां से अब ये सोशल जस्टिस की बात फिर से होगा। अब ये अरुंधति रॉय वाला एक ये है कि ये 2013 में कुछ, आज से 13 नहीं 2010 के आसपास इन्होंने कुछ इस टाइप का एक मीटिंग किया था, वहां पे कुछ बात किया था, तो उसको लेके जो है उनके ऊपर पहले तो सेडिशन का चार्ज भी लगाने की कोशिश किया गया, लेकिन जो सक्सेना साहब हैं दिल्ली के एलजी साहब, उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि सेडिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी सेडिशन किसी के ऊपर नहीं लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने एलजी ने जो स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है गवर्नर से, तो एलजी ने परमिशन दिया है, अदर जितने भी आईपीसी के एक्ट हैं वो लगा दो, लेकिन सेडिशन मत लगाना, तो उसको लेके है। तो आप सबको पता है कि अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज भी मिल चुका है, तो अब ये बोल रहे हैं कि ये एक टाइप का वेंडेटा है कि 13 साल पुराना केस खोलने की कोशिश कर रहा है, तो एक टाइप का है। तो देखेंगे इसमें कि क्या जरूरत थी इसको लगाने की। तो ये है, तो इनके ऊपर केस हो गया है वापस उसको, अब इनके ऊपर यूपा लगाया जाएगा, क्या लगाएगा, इनमें जो होगा उसको ऊपर बाद में नजर रखेंगे, ठीक है। बस इनको अरुंधति रॉय को याद रखो, ठीक है, तो उसके ऊपर। और ये कुछ दिल्ली में कुछ मीटिंग हुआ था, उसमें जम्मू कश्मीर के भी कोई प्रोफेसर आए थे, तो उनके ऊपर भी केस हुआ है, ठीक है। सो ये है। अब ये 50% जो है लीगल सीलिंग जो है रिजर्वेशन को लेके, ये तो अब क्वेश्चन में आएगा। ये तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ ना कि इंदिरा सोनी का जो जजमेंट था 1992 में, उन्होंने बोला था कि 27% जो है, 27% जो है रिजर्वेशन ओबीसी को देना चाहिए, रिजर्वेशन ओबीसी को। तो 27%, जबकि मंडल कमीशन कहता था कि मंडल कमीशन, बाहर के नॉइज को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घड़ी पे हूं मैं, वीडियो बना रहा हूं। सो मंडल कमीशन जो है, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और 1990 में लागू हुई थी, और ये 92 में इंदिरा सोनी की जो जजमेंट आया था। तो 1990 के जो कमीशन का रिपोर्ट है, 80 के दशक में बना था ये, और 90 में इनकी रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो इसमें यह कहा गया था कि 52% है हम मतलब ओबीसी। सो ओबीसी को इतना परसेंट स्टेक मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या फिर आपको एजुकेशन में आपको रिलीफ मिलना चाहिए, उतना परसेंट आपको जॉब में मिलना चाहिए, तो उसकी बात कर रहे थे। तो 52%, लेकिन उन्होंने देखा कि जो पुराना एक जजमेंट था, तो उन्होंने बोला था कि 50% की सीलिंग लगी थी। पुराना कोई जजमेंट था, 1962 का था, या याद नहीं है मुझे। तो उसमें पुराना वो कह रहे थे कि 50% का से ऊपर तो दे नहीं सकते आप किसी को, तो 50% ही में ही काम करना पड़ेगा। तो उसमें एसटी एससी प्लस ओबीसी, तो एसटी एससी का कुल मिला के 23% हो रहा था। तो आप एसटी एससी मिला के 23% रिजर्वेशन ऑलरेडी था, तो इनको 27% का ही चांस मिला। तो इन्होंने बोला कि चलो, ऑल दो वी हैव इंडिया में जो है वो 52% लोग ओबीसी हैं,
लेकिन आप 27% को रिजर्वेशन दे दो, तो उस 27% को रिजर्वेशन मिल गया, इसकी वजह से मिला, और वो बाकी 50% जो है वो जनरल क्लास के लिए, यूआर के लिए बच गया। तो इसके बाद जो है वो जब इस टाइप का रिकमेंडेशन आया ना मंडल कमीशन का, तो फिर देश में हाहाकार मच गया। रिकमेंडेशन जो आया तो देश में हाहाकार मच गया, और इसको चैलेंज कर दिया गया इंदिरा सोहनी के केस में। इंदिरा सोहनी का केस है 1992 में चैलेंज किया गया, पर इंदिरा सोहनी के जजमेंट में बोला गया कि 27% रिजर्वेशन जो है वो सही है, ठीक है, 70%। अब उसको, उस 27% को चैलेंज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनको देखा जा रहा है कि ओबीसी जो है, जो कास्ट बेस हैं और अदर जो ईबीसी हैं, ये लोग बहुत हैं, ये 50% से ज़्यादा होंगे, तो लेकिन उनको स्टेक में जो है वो 27% ही मिला है। तो अब ये सीलिंग की बात होगी, 50% सीलिंग जो है, लीगल सीलिंग जो है रिजर्वेशन का, उसको चैलेंज किया जाएगा। तो वो है सेम चीज़ें, कास्ट सेंसस वही हो गया, तो नेवर रिपीट सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन। यस, तो एक न्यूज़ ये है कि मनी बिल को लेके एक 7 बेंच है, 7 बेंच जो है वो एक टाइप का मनी बिल केस के बारे में सुनेगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मनी बिल होता क्या है। सो मनी बिल आप ऐसा समझो कि आर्टिकल 110 के अंदर में, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि मस्ट डील ओनली विद द मैटर स्पेसिफाइड। ओनली वर्ड पे ध्यान देना। इन आर्टिकल 110 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू लेके जी तक होगा। तो आर्टिकल 110 क्लॉज ए सब क्लॉज, आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेके जी तक अगर देखोगे तो उसमें कुछ कुछ लिखा होगा। जैसे कि 110 के में लिखा है, सबसे पहले में टैक्सेशन लिखा है, फिर गवर्नमेंट जो पैसे मांगता है, बोरोइंग करता है बाय द गवर्नमेंट, और अप्रोप्रिएशन जो खर्चा करता है कॉन्सुलेटर फंड ऑफ इंडिया से। तो ये सब चीजें जो होंगी, अगर ये सब चीजें अगर उस बिल में है तो वो मनी बिल है। मनी बिल, फाइनेंस बिल सब पढ़ाऊंगा पॉलिटी की सीरीज में, लेकिन अभी ये न्यूज पे है तो ये पढ़ लो। सो ये मनी बिल में ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। दूसरा पॉइंट याद रखो कि ये केवल लोकसभा में हो सकता है और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करेगा। अंडरस्टैंड? दूसरा टॉपिक। तीसरा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट मस्ट बी पास्ड इन लोकसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। फॉलोइंग दिस इट मे बी सेंड दी राज्यसभा। उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा रिकमेंडेशन के लिए, विच लोकसभा में रिजेक्ट इफ इट चूज सो। अगर चाहे तो लोकसभा रिफ्यूज कर सकता है। इफ सच रिकमेंडेशन, अगर कोई राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन नॉट 14 दिन के अंदर में अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है तो इट विल डीम टू बी पास बाय पार्लियामेंट। तो लोकसभा है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा तो रिजेक्ट कर नहीं सकता, वो राज्यसभा केवल रिकमेंड कर सकता है। इस रिकमेंडेशन को चाहे तो लोकसभा इसको हटा सकता है। अगर राज्यसभा ने उस 14 दिन के अंदर में रिकमेंडेशन भी नहीं किया ना, तो समझ लो कि वो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो राज्यसभा के पास कम पावर है, लेस पावर। Rajya Sabha has very less power in money bill. A money bill can be introduced only in Lok Sabha and the Rajya Sabha cannot amend or reject such bills. राज्यसभा के पास मनी को लेके पैसा नहीं है, पैसे के मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता है, क्योंकि सारी चीजें तो चुनी हुई सरकार को लाना है, चुनी हुई सरकार को ही तो लोग पूछेंगे। ये तो इनडायरेक्ट पीपल है राज्यसभा में जो वहां पे जा रहे हैं, जो चुनी हुई लोग हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ तुमको चुन के भेजा था, क्या किया तुमने। द राज्यसभा कैन सजेस्ट अमेंडमेंट बट इट इज अप टू द लोकसभा। मैंने ये बता दिया। इन द इवेंट दैट डिस्प्यूट अराइज, अगर दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा मनी बिल को लेके, तो स्पीकर का फैसला जो होता है वो फाइनल होता है। स्पीकर बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है। लेकिन 2018 के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था, उसके बाद आधार को लोग ने मनी बिल की तरह रखा था कि आधार को मनी बिल है उसमें, तो बाद में मान भी लिया गया था। तो लेकिन उसके आधार के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट 2018 के बाद, जो स्पीकर का डिसीजन है वो जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाता है, जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। अंडरस्टैंड? पहले तो स्पीकर का डिसीजन जो था वो फाइनल था मनी बिल में, लेकिन अब जो है वो जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल उसको चेक कर सकता है कि स्पीकर कहीं मालाफाइड इंटेंशन के साथ तो काम नहीं कर रहा है। द फर्स्ट मेजर चैलेंज अबाउट वेदर ए बिल क्वालिफाइड एज ए मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आधार केस। तो आधार केस में चेक हुआ था कि मनी बिल है कि नहीं। वाइल ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, जितने भी मनी बिल होते हैं ना वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बिल होगा वो मनी बिल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस बिल विच में कंटेन प्रोविजन। फाइनेंस बिल में क्या होता है कि ऐसा समझो कि फाइनेंस बिल में मनी बिल भी होगा और प्लस कुछ समथिंग अदर्स होगा, लेकिन मनी बिल में केवल मनी के बारे में बात होती है। तो इसीलिए जितने भी फाइनेंस बिल होगा उसमें तो मनी तो होगा, तो मनी बिल होगा। लेकिन जितने भी मनी बिल है, जितने भी मनी बिल होगा और फाइनेंस बिल होगा, लेकिन जितने भी फाइनेंस बिल है वो मनी बिल नहीं होगा। रीजन ये है क्यों? क्योंकि उसमें मनी के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होता है।
ठीक है, सो उसको याद रखना, गलत बता दिया था, सो उसको सही कर दिया। सो वुड बी मनी बिल, हाउएवर बिल दैट कंटेन्स सम प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन और एग्जाम्पल बट ऑल्सो कवर द अदर मैटर वुड बी कंसिडर फाइनेंस। अब तुमको एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन की तो चीज करोगे ही, मनी बिल तो करोगे ही, मनी के से कुछ रिलेटेड और अदर भी करोगे ना, तो फाइनेंस बिल होगा वो। और अगर ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाए तो मनी वाली केस में ज्वाइंट जो सिटिंग है, आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट अप्लाई, जबकि फाइनेंस बिल में आपको ज्वाइंट सिटिंग अगर दोनों में अगर इस टाइप की चीजें होंगी तो अप्लाई किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल, तो आपको ये याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने विल की बाउंस वाला केस में जो है वो अपनी जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया है, तो जब इसका आएगा, अभी 2002 में क्या होता, रेप किया गया था, तो उसको लेके, तो उसमें जो बिल की बानोस, सो इसमें जो लोग एक्यूज थे उसको गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है, उसको सजा, उसको माफ किया है, ठीक है, लाइफ सेंटेंस था तो उसकी एक अच्छे बिहेवियर की वजह से छोड़ा है, तो उसके लेके चैलेंज हुआ था, तो उसको जो है बिल की बानोस ने, उसको जो लोग होंगे पेटिशनर्स, उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑर्डर को रिजर्व करके रखा है और उस पर सुनाएंगे। सो इंडिया ब्लॉक है, जो ओपोजिशन है, उसने मेटा और गूगल को बोला है कि जब इलेक्शन होगा ना उस समय न्यूट्रल रहना, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को दिखाना या उसके जो है प्रोपोगेंडा है उसको चलाना, तो उसको लेके इन्होंने अलग अलग जो अर्जिंग देम टू इंश्योर देयर प्लेटफॉर्म रिमेन न्यूट्रल, इनके जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, मेटा और जो गूगल्स है, जो भी है, तो व्हाट्सअप है, तो उसको जो है वो एक टाइप का न्यूट्रल रखे। सो दिस इज द न्यूज। नेक्स्ट, अब क्या था, एक वुमेन थी, उसके उसको वो कह रही थी कि जो उसके जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो उसको 24 महीने से ज़्यादा हो गया था, और वो बोल रही थी कि इसको मैं अबॉर्ट कराना चाहती हूँ, तो कोर्ट ने उसको मना कर दिया, और जो दो वुमेन थी वुमेन जज, वो एक एग्री हो गई और दूसरा बोली कि नहीं, ये तो एक बोली कि वुमेन का राइट्स है, और दूसरा बोली नहीं, अनबॉर्न चाइल्ड का भी राइट्स है। और पेटिशनर जो है वो कह रही है कि मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती क्योंकि मेरे मेंटल कंडीशन अच्छे नहीं है, उनके पास 1 साल का एक और भी बच्चा है जिसको वो पाल रही है, और भी एक बच्चे, 2 बच्चे हैं शायद इनके, तो उसको लेके पेटिशनर उसमें केस हो गया। तो अब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अर्ज किया है उस वुमेन को कि एक बार फिर से सोच लो कि प्रेगनेंसी को लेके, कि आप इतने महीने बाद की प्रेगनेंसी है, कि आपको अबॉर्ट कराना है कि क्या करना है। तो ऐसे वाले केसेस में वुमेन के राइट्स वर्सेस अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स को लेके डिस्कशन हो रही है, और ये इसमें डेफिनेटली जो है 2 बेंच बैठी थी, दोनों वुमेन थी जज, ठीक है, एक नागराज जी थी शायद, और मुझे याद नहीं है, तो दोनों का जो स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया, दोनों एग्री नहीं हुए कि वुमेन को राइट्स दिया जाए कि बच्चे को, तो उसको लेके ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, इसीलिए कोर्ट में ये हायर बेंच के पास चला गया है केस। नेक्स्ट, अभी गाजा के ऊपर स्ट्राइक लगातार चालू है, ठीक है, सो इजराइल के मिलिट्री के पास क्या ऑप्शन था, हमास अगर क्रॉस बॉर्डर अटैक कर देगा, तो ये डिफेंड करने का तो उनका था ही कि डिफेंड, आप अपने इस ये को डिफेंड करोगे, लेकिन वही चीजें जो बार बार वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको राइट टू पैसेज, उनको पैसेज तो देना पड़ेगा इनको, आप इसको होलोकॉस्ट बना के वहां पे मारना नहीं चाहते हो, बम गिराते जाओ, मारते जाओ, बम गिराते जाओ, 23 लाख लोग हैं भाई उधर, एक बच्चे की भी मौत तो आपको रात को सोने नहीं देती है, तो आप कैसे मार सकते हो, तो आपको ये पैसेज दो, आप हमास को खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इस टाइप की जो टेररिज्म जो है उसको लेके डिस्कस करते हैं कि आपको इस टाइप की चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। हमास ने अगर आगे से अटैक किया है तो ऑफ कोर्स उसको तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन ये जो है ना पासेज, आपको चाहे इजिप्ट के साइड का रास्ता खोलो, कहीं का तो खोलना पड़ेगा, तो ह्यूमैनिटेरियन को लेके बड़ा दिक्कत है कि आपको अगर पूरे गाजा पट्टी को सीज करना है तो करो, लेकिन उसके साथ में जो लोग रह रहे हैं हमास के अलावा, उसका क्या करेंगे आप। तो इजराइल मिलिट्री के पास तो एक डिफेंड करने का ऑप्शन था कि अगर आपने अटैक किया तो हम तो अपने आप को डिफेंड करेंगे, अब एग्रेसिव बिहेवियर भी आ रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम जो है वो हमास को खत्म कर देंगे, करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैलेस्टीनियन लोग हैं वहां, उसका क्या करोगे, उसका भी तो बताओगे, इंटरनेशनल लॉज भी तो है जिसको तुम्हें मानना है, नहीं तो आज नहीं 10 साल बाद तुम्हारे ऊपर वो एलिगेशन आएंगे। पुरानी जो वॉर हुई थी 1919 वाली, 1939 वाली वॉर, उसका सजा तो लोग अभी तक भुगत रहे हैं, कई बार जो कंट्रीज जो है अभी तक
दूसरे कंट्री में जाके माफी मांगते हैं। अभी तुमने साउथ कोरिया वर्सेस जापान वाला केस सुना है तुमने? जापान वर्सेस साउथ कोरिया, अभी तक जाके लोग, जापान जो है साउथ कोरिया के सामने जाके माफी मांग रहा है, अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो पहले कभी तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था उसके लिए माफी चाहते हैं। तो तुम कल के दिन क्या अरब कंट्री के सामने क्या मुंह दिखाओगे? तो तुम्हारा डिप्लोमेसी इस टाइप की होनी चाहिए कि आपको इंटरनेशनल लॉ को भी थोड़ा फॉलो करते रहो। इंडिया ने अजय ऑपरेशन अजय चालू किया है, वहां पे जितने भी लोग हैं जो इंडियन हैं जो वहां पे इजराइल में हैं, उसको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए जो है ऑपरेशन अजय आज से स्टार्ट हो गया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं वो वहां पर सुरक्षित आएंगे और सही सलामत आएंगे। एक लोग घायल होने की अभी तक खबर है कि एक कोई जो केयर गिवर्स थे वो उनको चोट लग गई है। जो आईआईपी है वो राइज एट 14 मंथ हाई, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस होते हैं वो बढ़ा है, लेकिन वर्ल्ड का जो डिमांड है वो एक्सपोर्ट जो है वो काफी वीक है। तो इसके बढ़ने से क्या होगा नहीं होगा उसका इम्पैक्ट अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी तो बढ़ा है फिलहाल के लिए। टी इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो टी के लिए कौन कौन से क्लाइमेट होने चाहिए वो आप ज्योग्राफी में देख लेना एक बार। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। और जो जितने भी 2-3 दिन का पेपर और इससे पहले के 2-3 दिन का बचा 5 दिन का पेपर, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं इसको सब कवर करा दूंगा और फिर मंथली एक टाइप का मैगजीन टाइप का बनाऊंगा। कोशिश करूंगा, कमिटमेंट नहीं है कि एक पूरे लास्ट मंथ में क्या न्यूज़ में आया, तो वो मैं ऑफ कोर्स उसको आप लोग के अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाएं और एक्सेस करें। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।